हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में यह पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है जिससे संबंधित मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। किसी अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्याएं होती हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। यहाँ देखिए, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है। पहली बात तो ये देखना कि ये प्रणाली है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में भी अंतर होता है। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक शास्त्र है जिसमें सिद्धांतों की चर्चा की गई है, लेकिन जब उन सिद्धांतों को हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो वो बनती है अर्थव्यवस्था। यानी अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक व्यवस्था है जबकि अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक व्यवस्था है। तो कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? जो किसी विशेष क्षेत्र में व्याप्त है। इसकी दूसरी विशेषता है कि अर्थव्यवस्था का एक विशेष क्षेत्र होता है, एक स्पेशल लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है। और उसके बाद क्या है, उस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाएं, जितनी भी उसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका स्तर को ये प्रकट करती है कि उनकी कैसी प्रकृति, उनका स्तर क्या है। और इससे प्रकट होता है कि संबंधित क्षेत्र में लोग किस प्रकार से अपनी आजीविका कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूँ तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा संरचनात्मक ढांचा है जिसमें उत्पादन, रोजगार, उपभोग, विनिमय इत्यादि आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है और लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए अनेक आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती है जिसको हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब हम देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं या आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि केंद्रीय समस्या या आर्थिक समस्या क्या है। यहाँ हमें दो बातें समझनी होंगी। एक तरफ हम संसाधन लेते हैं और दूसरी तरफ उन संसाधनों से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संसाधनों की एक विशेषता होती है, संसाधन सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अल्टरनेटिव यूज होते हैं। ध्यान देना, साधनों की दो विशेषताएं हैं। एक तो लिमिट होते हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं, कम मात्रा में होते हैं। दूसरा, उनके बहुत सारे प्रयोग एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, अनेक प्रयोगों में उनको यूज किया जा सकता है। और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी एक ही विशेषता है कि वो असीमित होती हैं। आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी होती है तो एक नई आवश्यकता खड़ी हो जाती है। चाहे कितना ही रिच आदमी है, कितना भी धनवान है, उसके पास बहुत संसाधन होंगे, लेकिन उतनी उसकी आवश्यकताएं उससे भी कई गुना बड़ी हो जाती हैं। इसलिए हर व्यक्ति के सामने ये समस्या आती है कि वो अपने सीमित साधनों से कैसे अपनी असीमित अनलिमिटेड आवश्यकताओं को पूरा करे। दरअसल इसे ही केंद्रीय समस्या या आर्थिक समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या किसी अर्थव्यवस्था की ही समस्या नहीं है। आर्थिक समस्या तो हर व्यक्ति की समस्या है, हर परिवार की समस्या है। हम इसको एक परिवार के रूप में ही समझेंगे। एक व्यक्ति की जो आय है उससे उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वो उसका बजट बनाता है। बजट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सोचना पड़ता है कहाँ खर्च करें, कहाँ नहीं करें, क्योंकि जब उसके आय के स्रोत क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे कि वैकल्पिक प्रयोगों वाले असीमित साधन और दूसरी तरफ हमने लिया असीमित आवश्यकताएं। हम दूध को लेते हैं। दूध भी एक अपने आप में संसाधन है जो बड़ा लिमिटेड है और उसके बहुत सारे प्रयोग भी हैं।
बहुत उपयोगों में उसको लिया जा सकता है। दूध से खीर बन सकती है, चाय बनती है, दही बनता है, कोई स्वीट्स बनाई जा सकती है, बहुत सारे कामों में उसको लिया जा सकता है। तो गृहिणी घर में उस दूध को इस तरह से उसका चयन करती है कि चाय के लिए कितना रखना है, कर्ड कितने का बनाना है, पीने के लिए कितना रखना है, उसको बहुत सोच विचार करके एक चयनात्मक तरीके से एक सिलेक्शन करती है कि किस 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 यूज़ के लिए कितना रखें और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। तो यही एक केंद्रीय समस्या है। संसाधन सीमित हैं और उसके बहुत सारे उपयोग हैं और उसको विभिन्न उपयोगों में किस तरह से लगाते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो यहाँ एक आवंटन की समस्या भी है, एक चयन की समस्या भी है कि उस संसाधनों को अलग अलग आवश्यकताओं में किस तरह से बांटा जाए, कैसे उसका आवंटन किया जाए, कैसे उसका चयन किया जाए। तो उस आर्थिक समस्या से क्या तात्पर्य है, अब हम इसको बहुत सरल शब्दों में समझेंगे। वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित संसाधनों से, फिर बोल रहा हूँ, वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित संसाधनों से किस प्रकार अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, इस समस्या को ही केंद्रीय समस्या या आर्थिक समस्या कहा जाता है। अब देखिए केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, देखो क्या उत्पादन किया जाए, उसके बाद है कैसे उत्पादन किया जाए, और फिर है किसके लिए उत्पादन किया जाए। हालांकि इसके बाद और भी केंद्रीय समस्याएं हैं, जैसे उत्पादन का वितरण कैसे हो, आर्थिक संरक्षण कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, ये भी एक प्रकार से केंद्रीय समस्याओं में माना जाता है। लेकिन मुख्य जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो तीन ही हैं, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और किसके लिए उत्पादन हो। तो ये समस्याएं हर व्यक्ति के सामने आती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई उत्पादन करता है। जब हम किसी काम को ढूंढते हैं, जब आप स्टूडेंट्स हैं, बड़े होंगे, आपको लगेगा मैं किस क्षेत्र में जाऊं, मैं एक डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, क्या बनूं, तो वो आप क्या उत्पादन करने वाली बात है। आप क्या उत्पादन करने, आप सेवा का उत्पादन करना चाह रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किसी जॉब में जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, तो हम किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था के सामने भी समस्या आती है कि वो क्या उत्पादन करे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हम स्वतंत्र हुए, तो हमारे सामने भी समस्या आई कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए। तो उस टाइम हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी। हमें स्पष्ट पता लगा कि हमें सबसे पहले खाद्यान्न का उत्पादन करना है। जब हमने ये तय कर लिया कि खाद्यान्न का उत्पादन करना है, तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई, उत्पादन करना कैसे है। कैसे का मतलब क्या है, किस तकनीक से करना है, श्रम प्रधान तकनीकों से करना है या पूंजी प्रधान तकनीक से करना है, मशीनों से उत्पादन करना है या लेबर से करना है। तो हमारे देश में तो लेबर की प्रधानता थी, मशीनों का बहुत अभाव था। तो ये भी तय हुआ कि भाई लेबर का प्रयोग किया जाएगा, किसान हल चलाएंगे और लेबर के जरिए जो है उत्पादन होगा। उसके बाद क्या आया, किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए से मतलब भी ये है कि उत्पादन को करने के लिए कई प्रकार के साधन हैं। हम आगे देखेंगे उत्पादन के कितने साधन हैं, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी, ये सभी मिलकर उत्पादन करती हैं। तो उसके बाद उसको उत्पादन का हिस्सा प्रत्येक उत्पादन के साधन को बांटा जाता है, उसको किस प्रकार से उत्पादन वितरित किया जाए। उसके बाद ये समस्या आती है किसको कितना हिस्सा दिया जाए, उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए या उन्हें जो उत्पादन में योगदान दिया उसके अनुसार दिया जाए, उसका क्राइटेरिया क्या हो। ये सब बातें एक प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं। अब ये आर्थिक समस्याएं प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सहन करनी पड़ती है या प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने आती है। यहाँ 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दिखाई गई हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरी है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसको नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहती हैं, और तीसरी है अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ बाजार अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, जब उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तो उसे बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाएं निजी लाभ को ध्यान में रख के की जाती हैं।
इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। और बाजार अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र कीमत संयंत्र होता है, स्वचालित कीमत संयंत्र, ऑटोनॉमस प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम वहीं सभी समस्याओं का समाधान करता है। हर वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के सामय पे होता है। मांग और पूर्ति के सापेक्षित शक्तियां ही इस बाजार व्यवस्था को चलाती हैं। दूसरा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है या समाज का स्वामित्व होता है, और सरकार सामाजिक हित को ध्यान में रख के सभी प्रकार के स्वयं निर्णय लेती है। योजना बनाकर जो है लक्ष्य लेकर के योजना बना करके जो कार्य किए जाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसे हम योजनाबद्ध या प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन दोनों का मिश्रण जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था और नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों ही पाई जाती हैं। बाजार अर्थव्यवस्था को हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी दोनों का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर कुछ क्षेत्रों में निजी स्वामित्व पाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में सरकार का स्वामित्व है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, हमारे देश में स्कूल है, दो प्रकार के हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी भी हैं, हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, रोडवेज बस भी चल रही है, प्राइवेट बस भी चल रही है। तो ये सब मिश्रित के जो है उदाहरण हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे ये समस्या सभी के सामने आती है, चाहे वो प्लान्ड इकोनॉमी है, चाहे वो कैपिटलिज्म है, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मैं इसको संक्षिप्त में समझाना चाहूँगा कि जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसके अंदर इन सभी केंद्रीय समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा सूझबूझ से योजना बना करके इन समस्याओं को समझाने का प्रयास किया जाता है। और दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में इन समस्याओं का समाधान प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम करता है। मांग और पूर्ति की सापेक्षित शक्तियां करती हैं। जिस वस्तु की मांग होती है उसी का उत्पादन होता है, जिसकी मांग नहीं होती उसका उत्पादन नहीं होता। यानी मांग और पूर्ति स्वतः बता देती है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, किसका उत्पादन नहीं करना है। ये सभी समस्याएं प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम स्वयं तय कर देता है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के क्षेत्र हैं। एक तो नियोजित क्षेत्र है जहाँ पर सरकार का कंट्रोल है, तो वहाँ पर जो भी निर्णय लेने हैं वो सरकार स्वयं निर्णय लेती है, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ कार्य करती है। और जो निजी स्वामित्व वाला क्षेत्र है वहाँ पर मांग और पूर्ति की सापेक्षित शक्तियों यानी वहीं प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम कार्य करता है और वो सभी समस्याओं का समाधान करता है। इस प्रकार से प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने ये आर्थिक समस्याएं आती हैं, केंद्रीय समस्याएं आती हैं और वो अपने अपने हिसाब से इन समस्याओं का समाधान कर लेती हैं। यही है केंद्रीय समस्याएं। धन्यवाद।